हेलो, नमस्कार। आज हम जनरल नॉलेज, विश्व की जनरल नॉलेज होगी यह एमसीक्यू होगा, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे इसमें। और यह आज का पहला क्लास है, ठीक है। इसमें डेली 20 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। आपको यह बहुत ही लाभदायक होगा परीक्षा के लिए। अनेक परीक्षाओं के लिए काम आएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस के लिए सर महत्वपूर्ण है जीएस, ठीक है। तो आइए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन में दिया है आपका, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। अब प्रकाश में क्या होती है, हमारी स्पीड होती है, स्पीड, ठीक है, रेस। अब स्पीड है तो कणों के बीच तो रेस लगेगी ही ना। अब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रकाश की चाल का मापना सबसे पहले किसने किया था। आइंस्टीन ने किया था, न्यूटन ने किया था, रोमन ने किया था, हाँ, कि गैलीलियो ने किया था। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए, देखिए। अब किसी भी प्रकाश की चाल में गति तो होती है, स्पीड होती है, और स्पीड में होती है कणों की संख्या। कणों की संख्या में अब समझिए रेस लगी हुई है, इसको आगे बढ़ने के लिए रेस लगी हुई है। अब रेस लगी है तो लाइट की रेस लगी है, तो रोमर, ये सॉरी रोमर होगा, रोमन लिख दिया हूँ, रोमर होगा। तो लाइट की स्पीड में रेस लगी इसलिए रोमर है। रोमर याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका जो पहला आंसर है आपका, तो ये है सी। आंसर हो जाएगा हमारा सी, रोमर, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपके लिए बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा आपको तो आंसर देने में आसानी होगी, और ध्यान से पढ़िएगा हमेशा। तो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब कई लोग इससे घबरा जाएंगे, अरे यार हमको तो पता ही नहीं, हम आंसर कैसे दें। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए होते हैं कई क्वेश्चन में। तो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। धमनियों के अध्ययन में, पहला ऑप्शन में दिया है। बी में दिया है छाती की बीमारी के इलाज में, निदान में हुई। सी में दिया है मानव शरीर के रक्त का अध्ययन करने में। और डी में दिया है सूर्य के कोरोनों को देखना और उसका फोटोग्राफ लेने में। अब सूर्य के कोरोनोग्राफ मिलता जुलता लग रहा है थोड़ा, और फोटोग्राफ करना है तो ग्राफ ही, ये ग्राफ भी मिल गया हमें, सॉरी। तो सूर्य के कोरोनों को देखने और उसके फोटोग्राफ लेने में यह बहुत ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के कोरोनों को देखना तथा उसको फोटोग्राफ लेना। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये वाला है। तो राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है। अब बोला जाता है यह शांति का प्रतीक है। अब क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, शांति खोजते हैं हम। तो सत्य तथा पवित्रता का, शक्ति एवं समृद्धि का, और सी में दिया है प्रगति का, और डी में दिया है सामाजिक न्याय का। अरे यार इसमें शांति दिया ही नहीं है, अब कैसे करें। अब ये जो है सफ़ेद रंग ना, या वाइट पेपर में हम पढ़ा रहे हैं, तो यह सफ़ेद रंग तिरंगा में देखिएगा आप, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाइट होता है ना, ये वाला जो होता है वो सैफरन कलर का होता है। ये वाला जो है ग्रीन का होता है, ठीक है। तो देखिए, तो वाइट जो है सत्य तथा पवित्रता का भी प्रतीक होता है, इसलिए इसका आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, सत्य
तथा पवित्रता का। ठीक है, किसके उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति रह जाए तो थक्का नहीं जमेगा शरीर में? तो हम लोग ने सुना था किसके उपस्थिति में थक्का जमता है, तो उसके लिए प्लेटलेट होता है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तो आपको मिलेगा नहीं जमता है बोला है, तो इसके लिए हेपारिन ऐसे करके कुछ होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ए में दिया है फाइब्रिन, बी में दिया है हेपारिन, ये मिल गया हमें हेपारिन, और सी में दिया है प्लाज्मा, और डी में दिया है हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा हेपारिन। आंसर इज बी, हेपारिन। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, ये देखिए, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, और किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो यह बहुत ही याद करने वाला पोर्शन है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो उस समय देखिएगा तो भारत पर इंग्लैंड ब्रिटेन शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन। ठीक है, तो उस समय क्वीन मैरी थी, इसलिए उस शासन के अनुसार तो भारत को भी कुछ भाग उस समय दिया गया था। ब्रिटेन के अनुसार से भारत ने अधिकार मांगा तो क्वीन मैरी लैंड, यह इम्पोर्टेंट है, अनेक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्वीन मैरी लैंड। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन देखिए आप। तो छठवां, किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? अब बोला जाए आपका किसी वस्तु का भार कहाँ पर अधिकतम होता है, तो आप तो तुरंत बता देंगे कि ध्रुवों पर अधिक होता है, उधर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ठीक है, तो इधर तो गुरुत्वाकर्षण तो दिया ही नहीं है भाई। तो यहाँ जो दिया है हमारा ए निर्वात में, बी दिया है हवा में, सी में दिया है जल में, तो डी दिया है हाइड्रोजन। तो इस सब से अपेक्षा करिएगा आप, तो जो निर्वात है उसमें भार सबसे अधिक रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर होगा ए निर्वात में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। अब आप भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष में कई लोग की कन्फ्यूजन होगी, मैं बता देता हूँ। तो ये पृथ्वी है, समझिए, ये टिल्टेड रहती है, तो इसकी जो सीधी खींचती है वो भौगोलिक अक्ष होती है, और इसमें एक तिरछी लकीर भी खींची जाती है, ये होती है। तो ये दोनों जो बिंदु है, यहाँ पर जो अलग अलग बिंदु है, ये वाली जो है भौगोलिक होती है, ये जियोग्राफिकल पोल होती है, और ये मैग्नेटिकल पोल होती है। ठीक है, जियोग्राफिकल और मैग्नेटिकल पोल में अंतर होता है। तो इसमें कितने डिग्री का अंतर होता है? तो ऑप्शन ए देखिएगा, तो ए में दिया है 20 डिग्री, बी में दिया है 18 डिग्री, सी में दिया है 15 डिग्री, और डी में दिया है 0 डिग्री। तो कई लोग 0 डिग्री को एक ही समझ के मार देंगे, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा 18 डिग्री है। इन दोनों के बीच जो डिग्री बनता है वो 18 डिग्री बनता है। तो आंसर है हमारा बी। अब सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा बेसिन बताना है हमें। तो देखिए, तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी ऑप्शन में दिया हुआ है। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी तमिल की तरफ है, महानदी छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो गोदावरी होगा। ठीक है, ये भी कहाँ, बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है, कुछ इस प्रकार से ये समझिए। ये छत्तीसगढ़ के नीचे से थोड़ी जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर होगा सी, गोदावरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको
यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी चांदी का सिक्का क्या कहलाते थे? जैसे आजकल जो हमारा जो नोट चलता है, नोट गिनते हो, वो तो रुपया में होता है, ठीक। तो गुप्त काल में जो शासक चांदी का सिक्का चलाते थे मुद्रा के रूप में, उसको क्या बोलते थे? तो इसमें देखेंगे तो गुप्त काल में जो चलाया जाता था उसको रूपक बोला जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, रूपक, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत तेजी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ए ऑप्शन में दिया है निश्चित, मतलब एक निश्चित आय वाले व्यक्ति पर और उद्योगपति पर, मजदूर पर और व्यापारी पर, ठीक है। ऑप्शंस में आप देख पाएंगे तो यह जो है एक निश्चित आय वाला व्यक्ति होता है उस पर ज़्यादा पड़ता है हमेशा। कोई भी चीज़ हो, अब मजदूर की जो बढ़ जाएगी रोजगारी, थोड़ी थोड़ी बढ़ ही जाएगी, वह उसका रोजगार थोड़ा रोजगार भत्ता बढ़ ही जाएगा। लेकिन निश्चित आय वाला व्यक्ति होता है उसका कभी नहीं बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। 11वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो किस अर्थशास्त्री भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, तो किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों की रोलिंग प्लान को हिमायत दी है? मतलब रोलिंग प्लान किस विकासशील देश में चल सकता है, इसके बारे में किसने बताया है, इसको बताना है। तो इसको याद करने वाली बात है, ये मुझे तो याद है, मैं बताता हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा वो गुन्नार मिर्डल होगा, गुन्नार मिर्डल, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। शिवाजी के 8 मंत्री थे, आप तो जानते ही होंगे शिवाजी के 8 मंत्री थे, ठीक है। शिवाजी के जो 8 मंत्रियां थे उनका जो परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था, और जिनका प्रधान कौन होता था इनको बताना है हमें। तो सारे नौबत होते थे कि दबीर या सुमंत होते थे कि मजमुआदार, या जिसे अमात्य बोलते हैं हम लोग, वो हुआ करते थे कि पेशवा हुआ करते। पेशवा का नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, सुमंत और अमात्य का सुना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा पेशवा होगा, ठीक है। तो आंसर इज पेशवा। पेशवा बहुत ही करीबी था उसका, इसलिए उसे प्रधान बनाया गया था। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। पनीर में देखिएगा तो पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, मछली में तो पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में बोले तो कार्बोहाइड्रेट पाया ना जाए या ना जाए, लेकिन किस में ना पाया जाए ये क्वेश्चन पूछ दिया ये तो ऑप्शन में देखिएगा तो पनीर दिया है, पालक दिया है, मछली दिया है, मक्खन दिया है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो पालक होगा, ठीक है। आंसर इज बी, पालक। पालक आपने खाया ही होगा, बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, इसे खाने से बाल काले बने रहते हैं, विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये 13वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें नहीं पाया जाता वो पालक है हमारा। अब 14 क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेध अधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 5 महाशक्तियाँ जो है निषेध अधिकार, वेटो, जिसे वेटो बोलते हैं हम लोग, तो उपयोग किसमें करती है इसको बताना है। और ये सुरक्षा में करती है अपनी, कि न्यायिता परिषद में करती है, कि आर्थिक और सामाजिक परिषद या महासभा में करती है, इसको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा सुरक्षा परिषद। आंसर इज ए सुरक्षा
शद, ठीक है, आंसर इज ए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन कर चुके, 20 क्वेश्चन हमारा डेली टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो 15वां क्वेश्चन, तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, शाहजहां ने, किसने? ये आपको बताना है, कमेंट में आप लिखिएगा आंसर। तो जहांगीर थे, अकबर थे, गुरु गोविंद सिंह थे कि शाहजहां थे? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा अकबर होगा। अकबर ने ही इसको बनाने के लिए भूमि का उपलब्ध कराया तथा स्वर्ण मंदिर इसी के अवसर पर बन पाया। तो इसके जो अलाउ किए थे वो थे अकबर, ठीक है। अकबर का नाम बादशाहों में बादशाह जलालुद्दीन अकबर नाम है, आपको तो पता ही होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आप मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से केवल और केवल लोकसभा पर होती है। तो ऑप्शन भी देखिएगा तो एक केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों में, राष्ट्रपति में। केवल लोकसभा में होती है हमेशा, आप देखिएगा आंसर तो लोकसभा ही आएगा। मंत्रिमंडल कुछ लोगों का सदस्य होता है और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो पीएम होता है और कैबिनेट इसी में अंदर आता है। लोकसभा के प्रति यह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर इज ए, केवल लोकसभा, ठीक है। अब खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? यह बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग खेलते होंगे खो खो, तो नियम अनुसार संख्या खिलाड़ी पकड़कर खेलते होंगे, तो आपको पता होगा कि कितने क्रॉस लेंस होते हैं। तो अब देखेंगे तो अब गांव मोहल्ले में लोग खेलते हैं तो कुछ लोग में ही क्रॉस लेंस कम संख्या बनाकर खेल लेते हैं, लेकिन वास्तविकता जो ये है कि सही खिलाड़ियों के साथ खेलने पर जो खो खो में क्रॉस लेंस होती है वो संख्या 8 होती है, ठीक है। आंसर ए। और 10 खिलाड़ी तो बहुत ही कम होते हैं, तो जो क्रॉस लेंस हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि 1929 में आज़ादी तो मिली नहीं थी हमको, मिलने के लिए आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जोरों शोरों से। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और पीडी टंडन और चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन में है। तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल के पिता थे। तो इसका जो अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था। आंसर इज अवर बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आगे देखिएंगे तो 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। 19वां में आएंगे तो 19वां तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, अभी कहाँ पर स्थित है? हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार में है। तो अब अंडमान निकोबार में भी कुछ पोजीशंस होते हैं, तो बड़ा अंडमान निकोबार है कि छोटा अंडमान निकोबार है कि मध्य अंडमान के, देखिए बड़ा निकोबार द्वीप है और छोटा निकोबार द्वीप है, और मध्य अंडमान है और दक्षिण अंडमान है। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा ए होगा, ठीक है। आंसर इज ए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, बड़ा निकोबार द्वीप में। अब देखिए
यह बहुत ही सरल और लॉजिकल क्वेश्चन है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अब ग्लोब में कुछ जगहों की बीच की दूरी ऑप्शंस में दी हुई है, तो आपको बताना है कि इसमें सबसे कम दूरी वाला स्थान कौन सा है। तो आप देखेंगे तो ये समझिए एक ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब के 45 डिग्री यहाँ होगा, 45 डिग्री यहाँ, 0 डिग्री होगा, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, ठीक है। तो ये साउथ वाला होगा या नॉर्थ वाला, दोनों तो बराबर होंगे, तो ये बड़े होंगे हमेशा, ठीक है। अब 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और प्रधान देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन है ये, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टाइमलाइन वाली रेखा है। तो ये दोनों जो है 45 डिग्री वो इन सबसे बड़ी हैं, इन दोनों से, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं हो सकते। वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखेंगे तो ये ग्लोब है, तो प्राइम मेरिडियन तो ऐसे आ गया है सीधा, ऐसे 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 है रेखाएं, तो ये प्राइम मेरिडियन सीधी आ गई है। लेकिन अब ग्लोब में ध्यान से देखेंगे तो मानक समय रेखा जो है, मानक तिथि रेखा जो है ऐसे द्वीपों को काटती हुई ऐसे करके आई हुई है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो तो लंबी हो गई प्राइम मेरिडियन से, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो प्रधान देशांतर पर होगा, ठीक है। तो आंसर इज कलेक्ट ऑन प्रधान देशांतर पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, हमको ही प्राप्त हो गया ये आंसर, प्रधान देशांतर, जो डिग्री देशांतर होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आज हमारा 20 क्वेश्चन संपूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की क्वेरी और क्वेश्चन होंगे तो कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर देने की हम लोग संपूर्ण प्रयास करेंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, आगे क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।